आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। हम लोग अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत सारी अभिक्रियाएं देखते हैं। जैसे यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। दूसरे फिगर में कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना। लकड़ी का जलना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे 3 उदाहरण जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो हम अगर किसी भी उदाहरण पे बात करें, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, तो यहाँ लकड़ी का जलना, इसमें भी परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना, यहाँ भी परिवर्तन है। तीसरा, लोहे में जंग लगना, यहाँ भी परिवर्तन है। तो हम यहाँ से इसका परिभाषा ऐसा बोल सकते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके या फिर अभिक्रिया करके भी बोल सकते हैं, भिन्न गुण वाले, भिन्न मतलब अलग, एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह
प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। लकड़ी को जलाने पर इसमें परिवर्तन होता है। यहाँ से हमें हीट मिलते हैं और बहुत सारी एनर्जी भी मिलते हैं, और इसके राख भी कुछ बच जाते हैं। लकड़ी में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे लकड़ी को जलाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है लकड़ी को जलाने के लिए। वुड को अगर बर्न करना है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वुड को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो CO2 भी बनता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ पे दो पदार्थ है, लकड़ी है, ऑक्सीजन भी है। दो पदार्थ मिल करके CO2 बनाता है, और भी कुछ पदार्थ बनते हैं। दूध से जो दही बन रहा है, यहाँ दूध है, एक पदार्थ है, लेकिन उसमें हम लोग जानते हैं कि दूध से दही बनना, उसमें एक बैक्टीरिया जो होते हैं जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी दूध से दही बनना, यहाँ परिवर्तन है। दूध एक पदार्थ है, एक नया पदार्थ बन गया दही। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल संकेत Fe होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके आयरन के ऑक्साइड बनाते हैं Fe2O3। यहाँ भी लोहा और ऑक्सीजन दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक और रिएक्शन आप लिख सकते हैं। चौथा रिएक्शन उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करने पर डेल्टा का साइन हीट रिप्रेजेंट करता है। ये दो नए पदार्थ में टूट जाते हैं, जो कि CaO प्लस CO2, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग संगमरमर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग मार्बल के नाम से जानते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो यहाँ एक पदार्थ अकेले टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ से डेफिनेशन को और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, यहाँ संगमरमर अकेले है लेकिन यहाँ लकड़ी जो जल रहा है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लोहा में जंग लगना जो है, ये जो लोहा में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मॉइस्चर का भी होना जरूरी होता है। यहाँ पे आप H2O भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे प्लस H2O और यहाँ H2O प्रोडक्ट में। तो लोहा में जो जंग लगता है ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और वाटर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे कोई पदार्थ अकेला नहीं है, यहाँ पे आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है। आयरन दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण बोले तो
उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आयरन का यहाँ पे बोल सकते हैं कि आयरन जो होता है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है ना, सॉलिड स्टेट में। आयरन, ऑक्सीजन जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम रिएक्टेंट में सॉलिड लिए हैं तो प्रोडक्ट में सॉलिड ही बने, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसा कि आप उदाहरण नंबर 4 में देख रहे हैं कि मार्बल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो CO2 गैस के रूप में यहाँ से लिबरेट कर जाता है, निकल जाता है। तो सॉलिड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड का नेचर, सॉलिड का प्रॉपर्टी गैस के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये कुछ नहीं है, एक तरह से परिवर्तन है। जब कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी दूसरे के साथ जुड़ करके नए नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपको 4 उदाहरण दिया गया है, और भी उदाहरण दिया जा सकता है। 5वां उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, वाटर। और भी इसका उदाहरण ले सकते हैं, H2 + Cl2, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। अब हम लोग यहाँ से एक पिक्चर में देख रहे हैं जिसको अभी हमने ऊपर बताया है। यहाँ पे आयरन के नेल्स या फिर बहुत सारे सामान प्रेजेंट हैं। तो बताया गया है कि आयरन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप H2O वाटर के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं मॉइस्चर, नमी जिसको आप कह सकते हैं, रिएक्शन करके इसमें क्या हो जाती है, रस्टिंग, जिनको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन्स कह सकते हैं। तो यह भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जी। यहाँ पे अभी हमने आपको बतलाया है बर्निंग ऑफ कोल भी एक केमिकल रिएक्शन है। कोल बोले तो कोयला, लकड़ी का जलना या फिर कोयले का जलना, कोयले का जलना, यह भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब हम लोग कोयला को जलाते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। कोयला में हम लोग जानते हैं बेसिकली कार्बन्स पाए जाते हैं जी, और कोल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसे बर्निंग करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये CO2 गैस बनाते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उनके गुण भी अलग हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी अलग हो सकते हैं। जैसे कोयला में कार्बन का प्रचुर मात्रा, बहुत सारे अमाउंट जो होते हैं कार्बन के प्रेजेंट होते हैं, और जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड रिएक्टेंट जो है सॉलिड है। अब यहाँ से रिएक्टेंट क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रिएक्टेंट के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में अभिकारक के नाम से जानते हैं।
तो कोल, जिसको हम लोग कोयला के नाम से जानते हैं, यह सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 गैस फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ रिएक्टेंट में कार्बन जो हमने लिया है वो सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट जो बना है गैस है। तो सॉलिड का नेचर जो होता है गैस के नेचर से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसा कि हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ते हैं 9th क्लास में कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी मजबूत होता है, जबकि गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच, अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग अंतरा अणुक आकर्षण बल के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसको हम लोग द्रवणांक कहते हैं। सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि गैस का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, द्रवणांक काफ़ी लो होता है। तो इस तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ठोस का जो प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। किससे? गैस। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और जो बनते हैं नए पदार्थ, वो दोनों का गुण अलग भी हो सकते हैं। नए पदार्थ का भी निर्माण हो सकता है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे नंबर 1, गैस की उत्पत्ति। फॉर्मेशन ऑफ गैस। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति भी हो सकती है। जैसे इसका एक उदाहरण, जस्ता के कुछ टुकड़े को, जिंक ग्रेन्युल्स हम लोग उसको कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जस्ता एक धातु है और जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। यहाँ पे Zn जो एलिमेंट का सिंबल हमने लिखा है, जिंक का सिंबल होता है, और ये ब्रैकेट में जो हमने S लिखा है, S हमें बतलाता है, स्टैंड्स करता है सॉलिड के बारे में। जब दानेदार जस्ता हम लेते हैं, कैसा जस्ता लेना है? दानेदार लेना है, छोटा छोटा टुकड़ा। इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग H2SO4, इसको हम लोग अम्लराज के नाम से भी जानते हैं, सॉरी अम्लों का राजा इसे कहा जाता है। डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। जिंक का रिएक्शन
जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ हमने अपर एरो से दिखाया है हाइड्रोजन गैस को। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट में गैस बनते हैं, गैस के फॉर्मेशंस होते हैं, उसको हम लोग अपर एरो से दिखाते हैं कि वो वहां से क्या होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में गैस की उत्पत्ति भी हो सकती है। जिंक हमने यहाँ पे जो लिया है दानेदार जस्ता, कैसा जस्ता है, दानेदार जस्ता, जिसको हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये डाइल्यूट है, पतला है, जिसको हम कह सकते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। यहाँ ये सॉलिड है, लिक्विड है, यहाँ प्रोडक्ट में गैस बना, और ये जलीय विलयन जिसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है इस रिएक्शन को समझने के लिए। यह एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है और उसमें आप देख सकते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला गया है, जिसको हम लोग दानेदार जस्ता के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर थर्मामीटर, थर्मामीटर क्यों लगाया गया है? थर्मामीटर हमें यहाँ से टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसके बारे में जानकारी देता है। थर्मोमीटर को लगाया गया है। कॉनिकल फ्लास्क है, यह एक समझ लीजिए कि बर्तन है, कॉनिकल फ्लास्क यहाँ दिखाया गया है, कॉनिकल फ्लास्क है। ये थर्मामीटर है। यहाँ पे रबर कॉर्क लगा के बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दिया जाता है। तो यहाँ से पता चलता है, यहाँ देखिए नीचे लिख दिया गया है, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जस्ता की अभिक्रिया जब हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु का मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं पतला, जिसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, तो बनाता है, फॉर्म करता है जिंक सल्फेट। अभी हमने इससे ऊपर, इससे पहले जिंक सल्फेट हमने रिएक्शन को लिखा है, तथा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो केमिकल्स रिएक्शन होती हैं उसमें गैस भी फॉर्म हो सकता है जी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा नहीं है कि हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉलिड लिए हैं तो सॉलिड ही बने, लिक्विड लिए हैं रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट लिक्विड ही बने, ऐसा जरूरी नहीं है। गैस भी लिबरेट हो सकते हैं, गैस भी फॉर्म हो सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया है, इसका और भी एक एग्जाम्पल है, एक और भी उदाहरण है। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, विक्रिया कराया जाता है, तो जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हमने अपर एरो से दिखाया। जो भी गैस फॉर्म होते हैं उसे अपर एरो से दिखाते हैं कि वह रिएक्शन के दौरान आसानी से वहां से निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। तो यह भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, और हम लोग उस केमिकल रिएक्शन में अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमें बतलाती है कि यहाँ से गैस लिबरेट होती है, गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता,
अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब अवक्षेप क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अवक्षेप एक प्रकार का सॉलिड सबस्टांस होता है जो किसी लिक्विड से अलग हो जाते हैं। जैसे हम अगर एक बर्तन में मिल्क लेते हैं और उसके अंदर हम नींबू लेमन डाल देते हैं तो आप आसानी से वहाँ देख सकते हैं कि एक प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है। मतलब दूध में जो उपस्थित जो भी मटेरियल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और पानी अलग हो जाता है नींबू डालने पर। उस सॉलिड को हम आसानी से छान के निकाल सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। वही सॉलिड अवक्षेप कहलाता है। जैसे उदाहरण कुछ रिएक्शन लिया जाता है, NaCl की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। और ख़ास बात यह है कि इस सिल्वर क्लोराइड को हम लोग लोअर एरो से दिखाते हैं जी। इसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है यही अवक्षेप के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अलग होता है सॉलिड फॉर्म में। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, जिसको हम लोग आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी पढ़ने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का भी हम लोग डेफिनेशन सीखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग प्रकार आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इस रिएक्शन को फिर से ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमने यह बताने का कोशिश किया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर दो आप लिक्विड लेते हैं या फिर दो
रिएक्टेंट में दो सबस्टांस है, एक सॉलिड है, ये सॉलिड है और यह लिक्विड है, तो प्रोडक्ट में जो है प्रेसिपिटेट भी तैयार हो सकता है, मतलब अवक्षेप सॉलिड फॉर्म भी बन सकता है। उस सॉल्यूशन से क्या होते हैं, उसके मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे हमने अभी बतलाया कि दूध में आप अगर नींबू को डाल देते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, तो उससे जो भी होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में जो है ना पानी अलग हो जाता है, और उसमें जो भी फैट हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जो भी प्रोटीन्स है, वो सारे के सारे अलग हो जाते हैं। तो यह एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जी आगे हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता सीख रहे हैं। दूसरा विशेषता कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का भी फॉर्मेशन हो सकता है। जी पहला हमने पढ़ा है कि गैस बन सकता है, दूसरा हमने पढ़ा है कि अवक्षेप भी बन सकता है। अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जब हम लोग प्रकार पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका एक और उदाहरण है, जैसे बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है H2SO4, तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट तैयार होता है, अवक्षेप, और HCl का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये अवक्षेप बनते हैं। यह भी एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया है। यह दूसरा उदाहरण हो गया। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। हम लोग अब जो नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। तीसरी विशेषताएं क्या है? तीसरी विशेषता, जी तीसरी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। जी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ भाग लेते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं, तो उन दोनों में टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि CaO का अभिक्रिया जल से। सवाल है कि सर CaO क्या है? इसको हम लोग कली चूना के नाम से जानते हैं। जी इसी को हम लोग क्विकलाइन, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, इसी को हम लोग बिना बूझा चूना के नाम से भी जानते हैं। ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है। हम लोग जानते हैं कि अब तो बहुत सारे पेंट्स वगैरह, सेम वगैरह हो जाते हैं घर पे, लेकिन इससे पहले मकानों में, घरों में चूना का लेयर या फिर लेप चढ़ाया जाता था। तो जो हम बाजार से लाते थे चूना सॉलिड फॉर्म में होता था, और उसमें जब हम पानी डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है। आप जिस बर्तन में कली चूना को
रखते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं तो वह बर्तन पूरी तरह से हीट हो जाते हैं जी। इसी चूना का इस्तेमाल हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, उसमें कली चूना में पानी डाल करके है ना उसको बुझा दिया जाता है। ऐसे अभी CaO जो है बिना बुझा हुआ चूना है, लेकिन पानी डाल देंगे तो अब जो बनता है CaOH का होल 2, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग भखरा चूना के नाम से भी जानते हैं जी। बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, हमने इसमें पानी डाल दिया जी, और इस दौरान बहुत सारा हीट भी रिलीज होती है जी। जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होती हैं उसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में भी सीखेंगे। इसी को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वैसी अभिक्रियाएं जहां हीट रिलीज होती हैं, रिएक्शन के दौरान हीट निकलती हैं, ऊष्मा निकलती हैं, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डालते हैं, कली चूना पर हम पानी को डालते हैं तो बहुत सारा हीट एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज होता है। उस दौरान जिस बर्तन में हम लोग इस रिएक्शन को कराते हैं तो बर्तन गर्म भी हो जाता है, मतलब टेम्परेचर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से यह भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ताप में परिवर्तन हो सकता है जी। अब चौथा जो है नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन स्टेट जी। जैसे पेंटाकोसेन, जिसको हम लोग मोमबत्ती के नाम से जानते हैं, कैंडल, पेंटाकोसेन, इसे मोमबत्ती के नाम से भी जानते हैं। मोम को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया जाता है तो CO2 गैस और वाटर, तो हम लोग जानते हैं कि जो मोम होते हैं, वैक्स होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और CO2 जो होते हैं गैसियस फॉर्म में होते हैं। वाटर जो होते हैं लिक्विड, सॉलिड को हम लोग ठोस कहते हैं, गैस को हम लोग गैस कहते हैं, इसे हम लोग द्रव कहते हैं। सॉलिड का रिएक्शन जब हम लोग गैस से कराते हैं तो प्रोडक्ट गैस भी बन सकता है, प्रोडक्ट लिक्विड भी बन सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमने लिया है मोमबत्ती वह सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ से प्रोडक्ट जो है
गैस भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है।